और आप लोगों को इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि आप अपनी साइट्स पर सब लोग तैयार हो जाइए। आज का दिन केवल आदिवासी नहीं, भारत के आदिवासी नहीं, विश्व के आदिवासियों के लिए और पूर्ण भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, इनका शहीद दिवस है, इनकी शहादत दिवस है। लेकिन यह केवल शहादत दिवस नहीं है, आज भारत निर्माण दिवस है। वास्तविकता में भारत का जो निर्माण हुआ है आज, जिसको हम लोग देश बोलते हैं, जिसको राष्ट्र बोलते हैं, जिसको नेशन बोलते हैं, उसकी शुरुआत ही यहां से हुई है। भगवान बिरसा मुंडा का शहीद दिन यानी भारत निर्माण दिवस, भारत स्थापना दिवस। आप निर्माण दिवस के बजाय इसको स्थापना दिवस के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, निर्माण दिवस के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। साथियों, हम तमाम लोगों के लिए एक महान क्रांतिकारी, जिनको धरती आबा, महामानव, क्रांति सूर्य और भगवान जैसी उपाधि से नवाजा गया, ऐसे एकमेव क्रांतिकारी पुरुष भारत की धरती पर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का जो संकल्प उन्होंने पूरे देश के सामने खड़ा किया, वो वाकई में उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। और ये काफी कठिन काम भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं निरंतर पिछले 25 वर्षों से कि इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलग अलग पहलुओं को समाज के सामने, आने वाली जनरेशन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मिशन के तमाम कार्यकर्ता और जितने कैडर्स हैं, उनके साथ साथ जितने क्रांतिकारी विचारों को मानने वाले भाई है, जो परिवर्तनवादी भाई है, विचारों को मानने वाले भाई है, परिवर्तनवादी विचारों को मानने वाले भाई है, उन तमाम लोगों को आज के दिन सब लोगों की तरफ से महामानव क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, इनके स्मृति दिवस पर आप लोगों के सामने एक चिंतन की बात और एक कुछ विशेष मुद्दों को लेकर हम लोग इस फेसबुक लाइव को हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के समय ये संभव नहीं था कि हम किसी बड़े प्रोग्राम को अंजाम दे सकते हैं। एक सुविधाजनक स्थिति में लाकर लोगों के सामने प्रबोधन संबोधन कर सकते हैं, ये संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने ये फेसबुक लाइव आदिवासी विचार मंच, बिरसा ब्रिगेड और तमाम जुड़े हुए संगठन और साथियों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बिरसा मुंडा का शहीद दिन, आज का दिन 9 जून 1900 में, यानी मान लीजिए 121 साल आज बिरसा मुंडा इनके शहीद होने को हो गए हैं, और भारत की उम्र 121 साल हो गई। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, भारत देश नाम की चीज जो सामने आई है, ये बिरसा मुंडा की लड़ाई की वजह से आई है, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं। और ये क्लेम करना जायज है, क्योंकि बिरसा मुंडा की लड़ाई ने ही देश को जमीन का जो आंदोलन है और जमीन की जो मालकियत है, इससे परिचित कराया। आप देख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था। सत्ता हस्तांतरण और अधिकार स्थापित करने के जो संघर्ष है, इनमें बहुत बुनियादी फर्क है। जो सत्ता हस्तांतरित करने का संघर्ष था, वो सिविल सोसाइटी के माध्यम से, और ये जो शहरी संघर्ष जो रहा है,
वो सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष रहा है, लेकिन आदिवासियों का जो वास्तविक संघर्ष था वो अधिकारों की पुनर्स्थापना का संघर्ष था। वो उनके अधिकारों को, उनके सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने का बुनियादी संघर्ष था। ये दो बातें हमको समझनी पड़ेगी। सत्ता हस्तांतरण और अपने अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, ये दोनों बातें, ये इस देश की लड़ाई को, इस देश के स्वतंत्रता संघर्ष को समझने के लिए हम दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष किया वो लोग लाइट में आए, वो मीडिया में आए, वो उनका इतिहास प्रकाशित हुआ, लेकिन जिन्होंने अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का संघर्ष किया वो लोगों का जिक्र भी भारत के इतिहास में नहीं है। और यही कारण है कि 121 साल के बाद में बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर आपको जो वास्तविक प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो राष्ट्र का संबोधन होना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी जो अधिकारों की पुनर्स्थापना का संघर्ष है उसको राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, उसको राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं माना गया है। और बुनियादी बात यह है कि जो अधिकारों की पुनर्स्थापना का संघर्ष था वो 70% क्षेत्रों में 70% लोगों द्वारा लड़ा जाने वाला संघर्ष था, और वो संघर्ष का 70% हिस्सा था। यानी आदिवासियों ने भारत की आजादी का लड़ाई जो लड़ी है, जो आजादी की वास्तविक लड़ाई लड़ी है, वो 70% लड़ाई इस क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में हुई, और 30% लड़ाई शहरी क्षेत्र में हुई, जिसमें सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष आपको नजर आता है। अब साथियों, देखा यह गया है कि जो सत्ता हस्तांतरण के संघर्ष में अगुवाई कर रहे थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई, वो इस देश में प्रतिनिधित्व करने के लायक रह गए। लेकिन जिन्होंने अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का संघर्ष किया वो लोग राष्ट्रीय प्रवाह से दूर। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का जो संघर्ष था, बुनियादी जो सशस्त्र संघर्ष हुआ, यहाँ पे डायलॉग थी, यहाँ सत्याग्रह चल रहा था, वहां कोई सत्याग्रह का कोई स्थान ही नहीं था आदिवासी संघर्ष में। वहां केवल आदमी मरेगा या बचेगा, तो मारेगा या मरेगा, दो में से एक ही रास्ता उनके सामने खड़ा रहेगा। उस संघर्ष का जिक्र नहीं होना, ये बहुत दुखदायी बात है, बहुत ही पीड़ादायी बात है, और आदिवासी संघर्ष को दबाने का सुनियोजित, उनके इतिहास को दबाने का सुनियोजित षड्यंत्र माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है। बिरसा मुंडा का संघर्ष जो जमीन का संघर्ष था, बिरसा मुंडा का एक जो सूत्र था, जिसकी जमीन उसका देश, ये उस समय ये बात कर लेना, उस काल में जब भारत नाम की राष्ट्र की परिकल्पना भी लोगों के सामने नहीं आई कि भारत क्या है। 1900 में पेशवाई 1911 में खत्म हुई, लेकिन आप 1900 का जो बुनियादी संघर्ष था, उस संघर्ष को अगर हम लोग समझते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि वास्तविकता में वही संघर्ष भारत की आजादी का मूल संघर्ष था, और वहीं से भारत नाम की राष्ट्रीय संकल्पना सामने आई, क्योंकि वो जमीन का संघर्ष था। अगर जमीन नहीं है तो देश नहीं है, और देश नहीं है तो संविधान नहीं है, और संविधान नहीं है तो आपके राजनीतिक अधिकार और सत्ता, इसका कोई सवाल ही नहीं होता। तो बुनियादी संघर्ष जमीन का था, आपके अधिकार क्षेत्रों का था, आपके अधिकारों की पुनर्स्थापना का था। तो ये जो अधिकारों की पुनर्स्थापना का संघर्ष था, जो आदिवासी संघर्ष था, जो जंगली क्षेत्र के लोगों का संघर्ष था, जो जंगल में रहने वाले पिछड़े और कोई भी समाज बांधव हो सकते, उनका जो संघर्ष था उसको इन्होंने अनदेखा किया, और राजनीतिक संघर्ष को भारत के वास्तविक संघर्ष के रूप में इतिहास में लिखा गया। आज के दिन बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, और इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, इनके साथ साथ आदिवासियों का जो जीवन है,
उनके जीवन की जो मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं को लेकर जो मूल संघर्ष था उनका, उस पर बात करने का दिन है आज। और वो संघर्ष बिरसा मुंडा का संघर्ष था, जो आदिवासी क्रांतिकारी, तमाम क्रांतिकारियों के आखिरी वारिस के रूप में हम लोग बिरसा मुंडा को देखते हैं। यानी बिरसा मुंडा उस संघर्ष का अंतिम बिंदु दिखाई देता है भारतीय स्वतंत्रता तक। ये संघर्ष नेटिव और नेशन का संघर्ष था। बाद में ये नेटिव और नेशन के संघर्ष में परिवर्तित हो गया। नेटिव यानी वहां के मूल निवासी। ये जो नेशन की परिभाषा की जा रही है, जो नेशन नाम का शब्द आया है, वो नेटिव से आया है। नेटिव यानी वहां का जो मूल निवासी। एक संघर्ष नेटिव का था, जो अधिकारों की पुनर्स्थापना का संघर्ष था, जो अपने अधिकारों को बचाने का संघर्ष था, जो अपने अस्तित्व को और अपनी अस्मिता को बचाने का संघर्ष था, उसको नेटिव जोन में देखिए आप। और जो राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष शहरों में दिखाई दे रहा था, वो नेशन का संघर्ष हो। जो नेशन का संघर्ष था वो भारतीय इतिहास का हिस्सा बना, और जो नेटिव लोगों का संघर्ष था वो भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं बना। ये बुनियादी फर्क आप लोगों को समझने की जरूरत है जब हम बिरसा मुंडा के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप भगत सिंह के संघर्ष को देखिए, आप गांधी जी के संघर्ष के बारे में बात कीजिए, या जो शहरी संघर्ष चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उनको देखिए आप, और बिरसा मुंडा के संघर्ष को देखिए। हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए, हजारों की तादाद में। और वो संघर्ष बहुत बड़ी तादाद में फैला, पश्चिम बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, इधर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक के वो संघर्ष गया, साउथ तक के वो संघर्ष गया, दक्षिण तक के वो संघर्ष गया। और उसी के परिणाम थे जबरन ज्योत आंदोलन, उसी के परिणाम थे बाकी ग्राम स्वराज्य के संघर्ष। ये बिरसा मुंडा के ही आंदोलन के परिणाम। जिसने गांव नाम की और देश नाम की संकल्पना को पुनर्जीवित किया और उसका निर्माण किया, वो संघर्ष कोई और नहीं, बिरसा मुंडा का संघर्ष था। इसी संघर्ष ने भारत को भारत बनाया, एक देश बनाया। और इस चीज को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आज के दिन हम तमाम लोग बैठे हैं। मेरी बात का आप लोग थोड़ा सा आपको समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये बात समझे बिगर आप बिरसा मुंडा के आंदोलन को नहीं समझ सकते, बिरसावाद को नहीं समझ सकते। नेटिवनेस का संघर्ष, नेटिव NATIV, नेटिव यानी वहां का मूल निवासी, मूल नागरिक, और दूसरी तरफ नेशन, जिसको राष्ट्र बोलते हैं। ये दो संघर्ष आपको दिखाई देते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष। नेशन का संघर्ष ये राष्ट्रीय संघर्ष कहलाया गया, और जो नेटिव का संघर्ष था, इसको राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं माना गया। ये भारत का दुर्भाग्य है। और जो नेटिव लोग थे, उनके राइट्स को इग्नोर किया गया। जो मूल निवासी लोग थे, उनकी जो मूल अधिकार है, उन्हीं को इग्नोर किया गया। और राष्ट्रीय नाम की संकल्पना के आड़ में यहां पर एक अलग सत्ता को स्थापित की गई। ये बात अलग है कि संविधान के वक्त, संविधान बनाते वक्त एक निष्पक्ष व्यू सब समाज के लिए लिया गया, और लोग उस पर एक सेटलमेंट हुआ है, सोशल सेटलमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द सोशल सेटलमेंट इन इंडिया। भारत में एक सामाजिक समझौता है भारतीय संविधान। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप, इस एंगल से अगर आप भारत के और बिरसावाद को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने एक अलग चित्र दिखाई देता है। साथियों, नेटिवनेस, नेशन का संघर्ष, ये नागरिकता का संघर्ष था। जो नेशन का संघर्ष है वो नागरिकता का संघर्ष था, और नेटिव का संघर्ष जो था वो मालकियत का संघर्ष था, ओनरशिप का संघर्ष था।
और बड़ी चतुराई के साथ जो नेटिव का संघर्ष था, जो मालिकियत का संघर्ष था, उसको दबाया गया और नागरिकता के संघर्ष को सामने रखा गया। तब भारत में राष्ट्र नाम की चीज को जन्म दिया गया। संविधान बनाते वक्त बहुत गंभीर बात हुई कि जो आदिवासी है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो भोले भाले हैं। अगर उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए, उनको वोटिंग पावर दिए गए, ये डॉक्टर हट्टन और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच का जो संवाद है, मैं उसका एक पार्ट आपके सामने रख रहा हूं बिरसा मुंडा के संघर्ष को समझने के पहले, कि अगर इनको राजनीतिक माहौल में या राजनीतिक सिस्टम में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, आदिवासियों को रखा गया, तो वो इस देश के जितने प्रस्तापित लोग हैं, जितने उच्च वर्णीय लोग हैं, जितने जमींदार लोग हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। ऐसा डॉक्टर हट्टन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बताया। जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने डॉक्टर हट्टन ने रखी, तो बाबा साहब थोड़े समय के लिए स्तब्ध हो गए कि ये तो सही बात है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात रखा, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात रखी, जिससे नेहरू जी भी सहमत थे, कि अगर आदिवासियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वो बहुत पिछड़ जाएंगे और वो इस व्यवस्था से और राष्ट्र से अलग थलग हो जाएंगे, यानी राष्ट्रीय प्रवाह से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। इस खतरे को समझते हुए भारत के आदिवासियों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब इनको उसका हिस्सा बनाया गया तो एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां खड़ा किया गया, समांतर संविधान जिसको बोलते हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और आदिवासियों के विशेष अधिकार, आपको देखने को समझ में आएगा कि जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, जो आदिवासी स्वायत्तता का प्रावधान है, जो आदिवासी स्वयं शासित क्षेत्र का जो प्रावधान है, इसको समांतर संविधान बोले। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां आमदार, खासदार, सांसद, विधायक चुन के आते हैं, इसको संवैधानिक व्यवस्था बोलेंगे। समांतर संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, आपको वोट देने के अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार। लेकिन आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार, ये समांतर, संवैधानिक समांतर, यानी एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भी एक संविधान आदिवासियों के लिए। इसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है वो बिरसा मुंडा के संघर्ष से आती है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो संघर्ष था वो नेटिवनेस का संघर्ष था, वो मालकियत का संघर्ष था, और उसी मालकियत को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। फिर शेड्यूल का कंसेप्ट लाया गया, 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, विशेष आदिवासी अधिकारों का प्रावधान किया गया। लेकिन दो बातें जब हम देखते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जहां 5वीं अनुसूची थी, अब वहां पे भी इलेक्शंस हो गए, और जो समांतर संविधान था उसको बहुत ही टैक्टफुली खत्म कर दिया गया। और जब ये प्रावधानों को आप देखिए, पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की हालत क्या है, क्या अधिकार मिले आदिवासियों को। अगर हम 121 साल का प्रावधान हम लोग देखते हैं, जब उस वक्त 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक राइट पास कर लिया, एक बहुत बड़ा एक्ट पास किया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। 1900 में पास हुआ है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं ले सकती। यानी सरकार को और गैर आदिवासी को उस आदिवासी अधिकारों से दूर रखा गया था, यह प्रावधान था।
यानी आदिवासियों को जो वास्तविक स्वतंत्रता थी, जिसको सांस्कृतिक सामाजिक स्वतंत्रता बोलते हैं, वो 1900 में मिला दिए थे, 1900 में मिल गई थी। 9 जून 1900 में जब बिरसा मुंडा जी शहीद हुए, उसी समय आदिवासियों को वास्तविक आजादी मिल गई थी इस देश की। आपको आपकी जमीन पर स्वतंत्रता के अधिकार मिल गए थे, यानी आपके क्षेत्र में आप ओनर बन गए थे, आप मालिक बन गए। फिर संवैधानिक व्यवस्था में आप जहां के मालिक थे, वहां नागरिक की हैसियत में आ गए। आपको आपके नागरिकता के अधिकारों को उतना तवज्जो नहीं दी है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में इस तरीके से पेनिट्रेशन हुआ है, इस तरीके से घुसपैठ हुई है कि वहां आदिवासी आज माइनॉरिटी में आ गए। वो अल्पसंख्यक हो गए, जहां बहुसंख्यक आदिवासी थे वहां अल्पसंख्यक आदिवासी हो गए। बिरसा मुंडा का संघर्ष, आदिवासी अस्तित्व की जो बात है, उनकी जो पहचान की बात है, इसका मूल संघर्ष ही बिरसा मुंडा का संघर्ष है। इस देश में जब हम आदिवासियत की बात करते हैं तो हमको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और अब इसको एक नया एंगल दे दिए, उसको देशद्रोही बोलने का इन्होंने हिम्मत करना शुरू कर। जो नेटिवनेस की बात है, जो मालिकियत की बात है, उसको देशद्रोह की बात इस देश में घोषित करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा जटिल प्रश्न आदिवासियों के सामने है कि आप जब अपनी मालिकियत की बात करते हैं, आप देशद्रोही हो जाते हैं। आपको व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, नक्सलवादी बोलते हैं आपको, आपको अलगाववादी बोलते हैं। नक्सलवाद का आदिवासी संघर्ष और आदिवासियत से क्या लेना देना है? जबरदस्ती आदिवासियों के वास्तविक सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्षों को नक्सलवाद के साथ खड़ा करने का जो षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है आज। मेरे इस बात का यहां पर उल्लेख करना इसलिए जरूरी समझ रहे हैं आप, क्योंकि बिरसा मुंडा का भी संघर्ष वास्तविक संघर्ष, ये राष्ट्र विरोधी संघर्ष हो गया है। जिस संघर्ष ने देश का निर्माण किया, वो राष्ट्र विरोधी संघर्ष कैसे हो सकता है? यह प्रश्न आदिवासियों ने पूरे देश में पूछना चाहिए आज। आपकी सामाजिक मालिकियत का प्रश्न, आपकी सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न, आपके 5वीं अनुसूची के अधिकारों का प्रश्न, आपके 6वीं अनुसूची के अधिकारों का प्रश्न, आपके आरक्षण और बाकी विशेष अधिकारों का प्रश्न जब आप सामने रखते हो, तो आप देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? आप राष्ट्र के विरोध में कैसे जा सकते हैं? आप राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? ये बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि वास्तविकता में बिरसा मुंडा की संघर्ष को ही इन्होंने राष्ट्र विरोधी संघर्ष के रूप में खड़ा करने का, उसको डिक्लेयर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी संघर्ष को नहीं, शुरुआत तो बिरसा मुंडा की संघर्ष को, यानी बिरसा मुंडा के संघर्ष को राष्ट्रीयता का संघर्ष नहीं मानना चाहिए, उसको पहचान नहीं मिलनी चाहिए, ये तैयारी है। आप मेरे को बताइए, एक भी आदिवासी महापुरुषों को इन्होंने भारत रत्न दिया क्या? एक भी। और इसलिए हम लोगों ने बोले कि हम माली के देश के, हमको कोई पुरस्कार वगैरह होना नहीं, हमारे महापुरुषों को अपमानित मत करो, हम तो देश के मालिक है, आप नागरिक हो। जब हम ऐसी बात करते हैं तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये राष्ट्रीयता के खिलाफ बात कर रहे हैं। आजाद हो गया देश, आजादी के बाद से आज तक के कौन से आदिवासी महापुरुष को, क्रांतिकारी को इन्होंने भारत रत्न बोला है? चलो, भारत रत्न की उपाधि है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिए और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाता है, बाबा साहब की तुलना के सचिन तेंदुलकर से करेंगे आप? महात्मा फुले
इसकी तुलना, इनकी तुलना किससे करें? सुनियोजित तरीके से भारत के महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का, समाज परिवर्तक लोगों का अपमान करने का जो षड्यंत्र पूरे देश में चालू है आजादी के बाद से, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज अगर हम लोग उस बात को नहीं समझते हैं तो हम बिरसा मुंडा के शहीद दिन को भी नहीं समझ पाएंगे, उनकी वास्तविक आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, जो विचारधारा आपको 25 साल की उम्र में समाज के लिए और देश के लिए कुर्बान होने के लिए प्रेरित करती है, उस विचारधारा को कैसे समझा जाएगा? उस विचारधारा की डेफिनेशन, उस विचारधारा का विश्लेषण जब आप करने जाओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो वास्तविकता में उस विचारधारा के पीछे की पार्श्वभूमि क्या थी। मामूली बात नहीं है। आप खुशी से फांसी का फंदा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए गले में बांध लेते हो। ये मामूली बात नहीं है। आज जो मिलिट्री में हमारे सेना के जवान हैं, वो वहां खड़े हैं, यही विचारधारा है उसके पीछे। पूरा नहीं, लेकिन आधी इसी विचारधारा के माध्यम से आप उनको देख सकते, इसी एंगल से आप उनको देख सकते। क्या मिला बिरसा मुंडा? आदिवासी नहीं समझ सके देश की बात तो बहुत दूर हुई। अब आदिवासी पढ़े लिखे लोग भी अब बिरसा मुंडा के संघर्ष को वनवासियों का संघर्ष करके संबोधित करना शुरू कर दिया। भाइयों, वो आदिवासियत का संघर्ष था। ये जो वनवासी नाम की परिकल्पना थी, इसको तो वो टोटल रिजेक्ट है। वो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जानबूझ के उनके संघर्ष की जो धार है उसको बोतल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इस टाइप की शब्दावली का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करना शुरू करते। आदिवासियत के ही संघर्ष ने राष्ट्र को निर्माण किया है, ये सच्चाई है। भारत निर्माण हुआ है बिरसा मुंडा के शहीद दिन की सही। जिस दिन बिरसा मुंडा शहीद हुए उसी दिन भारत का निर्माण हुआ है इस देश। ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ नेटिव और एक तरफ नेशन। नेटिव और नेशन, इसमें फर्क नहीं है। टीआई भी बाद में TION कर दिए इसको। नेटिव से नेशन हुआ है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नेटिव से शुरू होती है। इफ देयर आर नेटिव्स देयर इज ए नेशन। जहां नेटिव है वही नेशन है, जहां नेटिव नहीं है वहां नेशन नहीं है। ये बन ही नहीं सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारत में मैक्सिमम लोग यहां पर बाहर से आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि आदिवासी इस देश के फर्स्ट नेटिव्स हैं। दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर द ओनर ऑफ इंडिया, एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया। ये उनकी पहचान का प्रश्न था। आज जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना, ये संघर्ष बिरसा मुंडा का संघर्ष था, ये टंटा भिल का संघर्ष था, रामूजी भांगरे का संघर्ष था, तिलका मांझी का संघर्ष था, गुंडा धुर का संघर्ष था, रेंगा पोरकू का संघर्ष था, उमाजी नाइक का संघर्ष था, ख्वाजा नाइक का संघर्ष था। 1857 का संघर्ष। 1857 के पहले क्या? चलो 1857 के बाद का जो संघर्ष है उसकी डेफिनेशन क्या है भारत की नजर में? किसी भी देश में सबसे पहली चीज उस देश के इतिहास के बेसिक समझा जाता है। एक पहला उसका वास्तविक इतिहास और दूसरा उसका सामाजिक इतिहास और उसका सांस्कृतिक इतिहास। तो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास भी बदल दिए, इस देश का सामाजिक इतिहास भी बदल दिए
और इस देश की स्वतंत्रता का वास्तविक इतिहास भी बदल दिए। ये तीनों इतिहास बदला गया। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बदली गई है। भारत की जो मानव शास्त्र, भारत का जो वास्तविक मानव शास्त्र है वो बदल दिया गया, उसको दबा दिया गया। जो भारत का वास्तविक सांस्कृतिक संघर्ष है उसको खत्म कर दिया गया, उसके इतिहास को खत्म कर दिया गया, और भारतीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसके भी इतिहास को खत्म कर दिया गया। ये तीनों बातें आपको समझनी पड़ेगी। मैं योजनाओं से ज्यादा षड्यंत्र पे बात करना चाह रहा हूं आज। हमको यह पता चलना चाहिए कि बिरसा मुंडा क्यों शहीद हुए, किन की मुखबिरी की वजह से शहीद होना पड़ा उनको। वो कौन लोग थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ाया, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था। बिरसा मुंडा के संघर्ष को खत्म करने का जो षड्यंत्र है वो अंग्रेजों ने नहीं रचा, वो भारत के पूंजीवादी लोगों ने, उच्च वर्णीय लोगों ने रचे। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मदद की। जहां जहां आदिवासी क्रांतिकारियों का संघर्ष दिखाई देता है वहां अंग्रेजों के साथ में आपको भारत के ही उच्च वर्णीय जमींदार और पूंजीपति लोग दिखाई देते हैं, प्रस्थापित लोग दिखाई देते हैं। यानी आदिवासी एक ही समय पर अंग्रेजों के साथ साथ इस देश के जमींदार, उच्च वर्णीय, पूंजीपतियों के साथ में भी लड़ रहे थे। क्योंकि वो पूंजीपतियों के साथ में लड़ रहे थे, उच्च वर्णीयों के साथ में लड़ रहे थे, इसलिए वो संघर्ष को इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष नहीं माना। अगर वो संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष घोषित कर देते थे तो ये राष्ट्र विरोधी ये है, जो इस देश की जमींदार है, जो इस देश के उच्च वर्णीय है, ये राष्ट्र विरोधी हो जाते थे। इसलिए बिरसा मुंडा के संघर्ष को स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये जो लोग हैं ये राष्ट्र विरोधी हो जाते, इनको घोषित कर दिया जाता है ये राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्रीय लोग नहीं हो सकते। जो अंग्रेजों को साथ दिए आदिवासियों को खत्म करने के लिए, वो राष्ट्रीय लोग कैसे हो गए। लेकिन सच्चाई ये थी उनके पास आज स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट्स, भारत के आदिवासियों के पास में कोई स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट्स नहीं है, उसका कोई उन्होंने फायदा नहीं उठाया, उनका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि आदिवासी संघर्ष को स्वतंत्रता का संघर्ष माना ही नहीं गया। ये तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्रता सेनानी है, लाखों की संख्या में आदिवासी मरे हैं। जो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिए आज उन्हीं के हाथ में सत्ता है। जो आदिवासी विरोधी थे, आदिवासी विरोधी यानी राष्ट्र विरोधी, आदिवासियत यानी राष्ट्र। जो भारत है वो आदिवासियत है। इसलिए मैं ये बोलना चाहता कि बिरसा मुंडा जी का जो शहीद दिन है वहीं से भारत निर्माण की बात शुरू होती है। तो आदिवासी संघर्ष को समझने के लिए, बिरसावाद को समझने के लिए आपको एक एंगल दिखना चाहिए, आपको एक अलग अलग पहलुओं को भी देखने की जरूरत है। आज मैं आपको षड्यंत्रों के बारे में ज्यादा बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एंगल होना चाहिए, दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। साथियों, बिरसा मुंडा का संघर्ष जो था वो इस देश के मालिकियत का अंतिम संघर्ष माना जाता है, जल जमीन जंगल का अंतिम संघर्ष। उसके बाद जो भी संघर्ष, आदिवासी संघर्ष हुए वो उठाव हुए, लेकिन उसको जो दिशा थी, जो उसका एक एंगल था, जो उसका दृष्टिकोण था वो क्लियर नहीं था। बिरसा मुंडा के संघर्ष में हमको दिखाई देता है क्लियर, जल जमीन जंगल पर मालिकियत, और उनका एक शब्द, जिसकी जमीन उसका देश। यानी बिरसा मुंडा को ये बात समझती थी, कुछ लोगों ने बिरसा भगवान को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़े नहीं थे इनके आंख में, इनको कोई दृष्टिकोण नहीं था। अरे मेरे भाई, जो महापुरुष ये बोल रहा है
कि जिसकी जमीन उसका देश, यानी उनको जमीन का भी संघर्ष समझता था और राष्ट्र का भी संघर्ष महत्व समझ रहा था। जिसकी जमीन उसका देश, ये शब्द जो है बिरसा जी के, ये शब्दों के पीछे पूरी राष्ट्रीयता खड़ी रहती है, इन्हीं शब्दों के पीछे पूरी मालकियत खड़ी रहती है। यानी नेटिव और नेशन का कॉम्बिनेशन बिरसावाद है। नेटिव और नेशन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बिरसावाद है, और इसी बिरसावाद को क्रैश किया गया 1975 तक। बिरसा मुंडा पर कुछ लिखना तो दूर, उस पर चर्चा भी नहीं की गई। क्यों भाई? संविधान निर्माण के वक्त जब 5वीं अनुसूची की बात हुई, जयपाल सिंह मुंडा जी ने जब ये बात को रखे, तो उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि थी वो बिरसावाद की थी। उनके दिमाग में बिरसावाद था। 5वीं अनुसूची में विशेष अधिकारों का मिलना, ये समांतर संविधान का इशू है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, नेहरू जी ने और बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था। वो 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दी ट्राइबल एरिया, यू कैन नॉट डिस्टर्ब दी ट्राइबल कल्चर। आप उस सांस्कृतिक ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप एंट्री भी नहीं ले सकते आदिवासी क्षेत्र में। ये 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रोविजन था। ये क्यों किए? नेहरू जी जैसे प्रोग्रेसिव नेता ने, एक आधुनिक प्रणाली से सोचने वाले नेता ने भी ये बात बोला कि आदिवासियों की संस्कृति को डिस्टर्ब मत करो। दे आर मोर सिविलाइज्ड दैन एनी अदर पर्सन ऑफ द कंट्री। भारत के किसी भी नागरिक से वो ज्यादा सिविलाइज है, इस बात का उल्लेख नेहरू जी ने किया। बाबा साहब ने तो उनको डायरेक्ट नॉन रिलीजियस सेक्टर करके घोषित कर दिया कि ये गैर धर्मीय आदिवासी लोग हैं, जिनका कोई धर्म नहीं, इनकी अपनी एक संस्कृति है जो बहुत ही ज्यादा सिविलाइज है और मानवतावादी संस्कृति है। तो इतनी बड़ी बात। जॉन हैंड्रॉप बिरसा मुंडा के बारे में लिखते हैं, आई हैव सीन गॉड ऑन द अर्थ। मैंने भगवान को जमीन पे देखा है। इस टाइप की बात एक अंग्रेज अफसर ने करना, एक अंग्रेज राइटर ने करना, एक अंग्रेज पढ़े लिखे व्यक्ति ने करना, बहुत मायने रखती है बात। बिरसा मुंडा को लोगों ने आधुनिक कार्ल मार्क्स बोला, भारतीय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की तुलना, जब कार्ल मार्क्स का अर्थशास्त्र, हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म पढ़ते हैं, उनका बाकी हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके जितने भी ग्रंथ है, एक बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स, एक विचारों का एक बहुत बड़ा स्थान कार्ल मार्क्स जैसे, तो उनकी तुलना बिरसा मुंडा से कर रहे हैं। कुछ तो हो बात, कुछ तो होगा बिरसा मुंडा पे। उनको भारतीय कार्ल मार्क्स क्यों बोला गया? दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की जो बुक थी, बहुत सारी समानताएं बिरसा मुंडा के संघर्ष से दिखाई देती है। बिरसा मुंडा को सांस्कृतिक अम्बेडकर भी बोला गया। अम्बेडकर आधुनिक सामाजिक अम्बेडकर थे, लेकिन उसके पहले उनको सांस्कृतिक अम्बेडकर भी बोला गया कि नहीं नहीं, इसी तरीके के सोच बिरसा मुंडा ने रखी। बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, बिरसा मुंडा ने वहां सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा दी। जो सरना की कंसेप्ट है वो कोई धर्म मरम नहीं है, वो सांस्कृतिक कंसेप्ट है। बिरसा मुंडा का संघर्ष
अगर हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम लोगों ने देखे महात्मा फुले जी का जो सत्य शोधक समाज की कंसेप्ट थी, बिरसा जी ने वही काम किया, अपने पूर्वजों के स्थानों पे जा जाके विजिट किए, उसका ब्यौरा निकाला, उसको समझा, सिंगा बोंगा की कंसेप्ट को सामने लाए, पेंटला की कंसेप्ट सामने आई, अपने पूर्वजों से उन्होंने तो, बिरसा मुंडा ने बोला कि मैं कोई नया कर नहीं रहा था, मैंने तो वही किया है जो मेरे पूर्वजों ने पहले किया, मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाया हूं। ऐसा स्टेटमेंट किसी ने दिया है क्या? यानी जो बिरसावाद है वो बिरसा मुंडा जी के पहले ही था। अपन बिरसा मुंडा जी के माध्यम से उस विचारधारा जिस पर हमारे पूरे शहीद और समाज लड़ रहा था और हजारों साल से लड़ते हुए आया है, वही बिरसावाद को बिरसा मुंडा जी के नाम से हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। ये केवल एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, पूर्ण संपूर्ण आदिवासी समाज की विचारधारा है। भारत के तमाम आदिवासी जो हजारों साल से अपने सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष की, अस्तित्व की और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई का प्रतिनिधित्व बिरसावाद करता है। इट्स आइडियोलॉजी। आज के दिन मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम लोगों के लिए तीन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है साहब। कि राष्ट्र में जो राष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है आदिवासियों को लेकर, जो देश का मालिक है, जो आदिवासियत की बात करता है, वो देशद्रोही कैसे? ये पहला प्रश्न आपने अपने आप से पूछना चाहिए। और ये आदिवासियों को देशद्रोही बोलने की हिम्मत रखने वाले लोग कौन है, इस बात पर आप लोग ध्यान रखना चाहिए। क्यों बोला जा रहा है हमको? उस वक्त भी आदिवासी महिलाओं ने उस समय हथियारबंद लड़ाई में तीर कमठा लेकर बिरसा मुंडा जी के साथ में संघर्ष किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि नक्सलवादी आंदोलन जो चल रहा है आदिवासियों का संघर्ष या आदिवासियों ने शुरू, नहीं, गलत, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं वो बताना चाहता हूं कि तब भी आदिवासी महिलाएं लड़ रही थी। आज हमको देखने में आ रहा है कि यहाँ आदिवासी बच्चियां हैं, 16 साल 13 साल की आदिवासी लड़कियां हाथ में हथियार लेके, बंदूकें लेकर लड़ने की कतार में हमको दिखाई दे रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारा दुख ज्यादा है। जिस बहन के हाथ में किताब होना था, जिस बहन के हाथ में रोजगार होना था, उसी बहन के हाथ में हथियार है आज। और एक बार हथियार पकड़ लिए तो उसकी किस्मत में सिर्फ, उसके जीवन में सिर्फ मौत ही मिलना है, उसका रिजल्ट ही मौत है। ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है हमारे बीच? हमारा संघर्ष कहां आ गया है? रोटी का संघर्ष हो गया है। बीपीएल कार्ड का संघर्ष आदिवासी करने लगे हैं। मैं पिछली बार अधिवेशन में गया था नागपुर, 2 साल पहले की बात। हमारे पार्टी भाई भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे, भीख मांगने का लाइसेंस, कि हमको भीख मांगने दो भाई। ऐसा किसी देश में हुआ है क्या कि उस देश का मालिक भीख मांगने का लाइसेंस मांगे? जो देश का मालिक है वो उसी देश में, अपने ही देश में, अपनी ही मालिकियत के देश में भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहा है, बीपीएल कार्ड मांग रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरे को सर्टिफाई करो कि मैं गरीब हूं। वो भी कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है आपके।
उस कार्ड के लिए भी संघर्ष शुरू हो गया है, आंदोलन हो रहे हैं आदिवासियों। भीख मांगने का लाइसेंस होना, मैं गरीब हूं इसका सर्टिफिकेशन होना, मेरे को बीपीएल कार्ड की योजना होना, यहां पहुंच गया हमारा संघर्ष। हमारे क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप्स मत लगाओ, हमको महीने में खाउटी दे दो। खाउटी यानी खाने के लिए अनाज। हमारे कुपोषित बच्चों के लिए वो पोषक आहार योजना शुरू करो। कौन सा संघर्ष है? कहां आ गए हम? जिस कौम ने इस देश को खड़ा किया है, जिस कौम ने राष्ट्रीय संघर्ष को परिभाषित किया है, जिस कौम ने पूरे देश के लिए 70% लड़ाई लड़ी है, उनकी ये हाल कैसे हो गए? क्यों हुए? कौन है इसके पीछे? ये अचानक नहीं होता है, ये बनाए जाते हैं। हमारे आश्रम स्कूल के बच्चे कैसे संघर्ष करते हैं, देखिए आप। जो जनरेशन हमारी आने वाली जनरेशन है, उनका संघर्ष देखिए आप। हमको बराबर खाना नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिली, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। इस टाइप का संघर्ष आदिवासियों के बाद आप देखिए वो बच्चों का जीवन कैसे हो गया, वो भी ठीक से नहीं मिलता। बैकडेटेड एक्सपायरी डेट के साबुन देते हैं आदिवासी बच्चों, एक्सपायरी डेट के मेडिसिन देते हैं, एक्सपायरी डेट के वाटर मशीन देते हैं, एक्सपायरी डेट की बुक्स भी देते हैं, उसको उसका कवर चेंज कर देते हैं। और उसको वो आदिवासी बच्चे को जब वो एमपीएससी का एग्जाम देने जाता है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम देने जाते हैं, तब उनको पता चलता है यार मैं तो पुरानी बैकडेटेड किताब पढ़ रहा। ऐसे स्कैंडल्स होते हैं आदिवासी डिपार्टमेंट में। आज के दिन मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आपको बिरसावाद को समझना है, उनके शहीद दिन को समझना है। कहा जा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में जा रहा है पूरा समाज? हमारा कर्मचारी वर्ग प्रमोशन, और इसलिए क्योंकि उनकी सीटों पर अतिक्रमण होता है, बोगस आदिवासी की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो वास्तविक सामाजिक आंदोलन से दूर जा रहे हैं। ये इशू है, ये इशू महत्व का है, लेकिन आपके सामाजिक मिशन का इशू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? सिक्के के दो पहलू है। एक सामाजिक समस्या और एक समाज की समस्या। बोगस आदिवासी आरक्षण ये समाज की समस्या है, लेकिन हमारा एक जगह नहीं होना, हमारा जागरूक नहीं होना, हमारा सामाजिक मिशन नहीं होना, हम लोग एक सूत्र में नहीं बनना, हमारी कोई वैचारिक दिशा नहीं होना, ये सामाजिक समस्या है। इस पर बिरसा मुंडा ने बोला, बहुत मार्मिक बात बिरसा मुंडा जी ने बोला है कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती, और जिनकी सामाजिक समस्या होती है उनकी समस्या ही समस्या होती है। ये मामूली आदमी नहीं बोल सकते। उनका कितना बड़ा एनालिसिस होगा इस बारे में, कितना शुद्ध तरीके से, शुद्ध सामाजिक तरीके से वो सोचते होंगे। तो समाज की समस्या के लिए अगर पढ़ा लिखा आदमी काम कर रहा है, ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक समस्या के लिए भी काम करना पड़ेगा। जिस तरह बोगस आदिवासी का इशू महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्दार आदिवासी का है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बोगस आदिवासियों पे आप काम कर रहे हो, गद्दार आदिवासियों पे क्या काम कर रहे हो, थोड़ा इसके बारे में बात की जाए। तो जो आदिवासी पढ़ा लिखा कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, नेतागण है हमारे,
वो इस मामले में संवेदनशीलता से भूमिका अगर नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय में समाज कोलैप्स हो जाएगा। परिवार रहेंगे, जात भी नहीं रहेंगी। परिवार रहेगा, समाज नहीं रहेगा। तो परिवार को जिंदा रखने के लिए काम करने के साथ साथ आपको समाज को जिंदा रखने के लिए भी काम करना है। इस बात की वास्तविक जानकारी होना या इस बात का दर्द महसूस करना, ये आज आदिवासी कर्मचारी अधिकारियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसी हम लोगों को लगता है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। बिरसा मुंडा शहीद दिन ये आदिवासियों को संकेत देता है कि मौत के बाद भी आपके प्रश्न हल नहीं हुए। बिरसा मुंडा के शहीद होने के बाद जो आदिवासियों की दुर्गति हुई है, और बिरसा मुंडा जी के साथ हजारों लोगों ने भारत के कोने कोने में अपने आदिवासी संघर्ष, जल जमीन जंगल के संघर्ष को लड़ा और बेचारे शहीद हुए, बावजूद उसके कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे। अभी भी जो आदिवासियों के नाम पे संघर्ष करने का दावा कर रहे हैं, वहां भी लोग मर रहे हैं, लड़कियां मर रही है, हथियार पकड़े नए नए बच्चे, 18 साल के 17 साल के बच्चे, आदिवासी बच्चों के हाथ पे हथियार है, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। बोले आप, अब मैं उनकी मौत का कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता हूं। अगर मैं शहीद बोलूंगा तो ऐसा बोला जाएगा कि आप नक्सली आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि हम नक्सली आंदोलन को बिरसावाद का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। बिरसावाद एक बहुत अलग सोच है। वो संघर्ष, आदिवासियों के संघर्ष को राष्ट्र विरोधी संघर्ष घोषित करने के लिए जिस तरीके से नक्सलवाद के उपयोग किया जा रहा है, ये बहुत डेंजर है। आदिवासियों को राष्ट्र विरोधी बोलना यानी बिरसावाद को कलंकित करने वाली बात है, उसको चैलेंज करने वाली बात है, उस पर अटैक करने, बिरसा मुंडा के संघर्ष को चैलेंज करने वाली बात है। सीधे शब्दों में बोल रहा हूं मैं, जिसका देश है वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? ये बस ये दो बातें अच्छी तरीके से समझाया जाए। साथियों, इस देश में हजारों साल से सांस्कृतिक संघर्ष हुआ है, टूटते 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 ऐसा बिखरा है आदिवासी समाज की आज उसको जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती होगी। विश्व में किसी देश में ऐसी हालत आदिवासियों की नहीं है जो भारत में है। और हमारी प्राथमिक चुनौती यानी प्राथमिकता इसी बात को हमने देना चाहिए कि भारत के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे, वो एक सांस्कृतिक सूत्र में कैसे बंधेंगे। जब इतनी बड़ी कल्पना आप करने लग जाओगे तो आपको जाति, धर्म, पार्टी, संगठन, इससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और जब आप जाति, धर्म, संगठन, व्यक्ति से ऊपर उठ के बात करते तब आप मिशन की तरफ जाते। और वही मिशन जो हमको बिरसा मुंडा ने दिया, वही मिशन जो बाबूराव शर्माकी ने दिया, वही मिशन जो तिलका मांझी ने दिया, वही मिशन जो भगवान टंट्या भील ने दिया, वही मिशन जो राघोजी भांगरे ने दिया, उसी मिशन की तरफ जा रहे हैं हम। ये जो शहीद थे ये जाति के चक्कर में नहीं पड़े, ये धर्म के चक्कर में नहीं पड़े, ये क्षेत्र के चक्कर में नहीं पड़े, ये शुद्ध सामाजिक थे, ये व्यापक सोचते थे, बड़ा सोचते थे। और इसी सोच को मिशनरी सोच बोलते, इसी विचारधारा को मिशन बोलते। उनका मिशन था कि आदिवासियों को उनकी पहचान मिले, उनकी मालिकियत मिले। अगर मालिकियत मिलेगी तो आदिवासी जिंदा रहेगा, ऐसी उनकी सोच थी। यही है बिरसावाद। आपको आपकी मालिकियत का संघर्ष, आपको आपकी मालिकियत दिखाने वाले पहचान का संघर्ष, और आपको जिंदा रहने का जो संघर्ष करना पड़ रहा है, आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको जिंदा रहते हुए अपनी पहचान को बरकरार रखना है। और इसलिए एक मिशन की जरूरत है, जो बिरसावाद पर आधारित मिशन हम लोग चला रहे हैं। आज हमारे भगवान का शहीद दिन है। शहीद कभी मरता नहीं,
विचारों की कोई मौत नहीं होती है। स्वयं बिरसा मुंडा ने बोला था कि मिशन में आदमी मरता भी नहीं और बूढ़ा भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात बिरसा जी ने बोली थी। मैं आप लोगों के लिए, जितने कार्यकर्ता जहां जिस स्थिति में है, ये केवल शहीद सप्ताह नहीं मनाना चाहिए। 9 जून से 9 सितंबर तक पूरे भारत में आदिवासी शहीदों को जो याद करना है हमको, आदिवासी शहीदों का जो इतिहास है, जो आदिवासी संघर्ष है, जो आदिवासियों का भारतीय स्वतंत्रता में जो योगदान है, उसका क्लेम हमको करना है। इस देश को बताना है कि आदिवासियों के कितनी हिस्सेदारी है इस देश के संघर्ष में, आजादी के संघर्ष में, बुनियादी संघर्ष में आदिवासियों की क्या हिस्सेदारी है। 65% जमीन आजादी के पूर्व आदिवासियों की थी, कहां गई? वो कहां कन्वर्ट की गई? अरे भारत टाटा की जमीन से नहीं बना है, अंबानी की जमीन से नहीं बना है, या किसी शंकराचार्य जी की जमीन से नहीं बना है। भारत भारत तो आदिवासियों की जमीन से बना है, यही सच्चाई है। तो भारत को निर्माण करने का जो योगदान है, या भारत के जो मालिक है, वो कौन होंगे? आदिवासी ही है। भारत का निर्माण आदिवासियों ने किया। भारत की वास्तविकता, जिसको राष्ट्रीय पहचान यानी राष्ट्रीय संकल्पना जहां से आई, वो बिरसावाद का छोर है। वो बिरसावाद का एक बहुत बड़ी कड़ी है। वो महामानव भगवान बिरसा मुंडा जिस दिन शहीद हुए, उसी दिन भारत की स्थापना हुई, भारत का निर्माण हुआ, भारतीय देश का निर्माण हुआ, भारत देश का निर्माण हुआ। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम क्लेम करते हैं। और हम बिरसा मुंडा जी के शहीद दिन को भारतीय दिवस के रूप में, भारतीय निर्माण दिवस के रूप में, भारत निर्माण दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं। और ये हमको शुरू करना है, क्लेम हमको करना है। जिनका ये देश नहीं, वो देश पे क्लेम कर रहे हैं। हम तो मालिक है। तो आज के दिन बिरसा मुंडा का जो शहीद दिन है, ये शहीद दिन हमको क्या संकेत देता है? इस शहीद दिन के को ध्यान में रखकर, उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर, उनकी मूल विचारधारा को ध्यान में रखकर हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आती है और उसको किस तरीके से करना है, उसी आइडियोलॉजी का उपयोग करके आपको ट्रीटमेंट करना है पूरे समाज को। उसी दवाई का उपयोग करके चिकित्सा करनी है पूरे समाज की। मैं जितने मिशन के कार्यकर्ता लोग हैं, जो कैडर्स हैं, जो हमारे बाकी भाई है, ऐसा जरूरी नहीं है बिरसा ब्रिगेड में आज केवल आदिवासी है। बिरसा ब्रिगेड में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझने लग गया है बिरसा मुंडा का सिद्धांत क्या था। आज का आपने रिएक्शन देखे होंगे यूट्यूब और व्हाट्सएप पर, और मैं फेसबुक पर देख रहा हूं कि भारत के मैक्सिमम नेताओं ने पहली बार बिरसा मुंडा जी को याद किया। ये क्यों याद किए? क्योंकि भारत में विपरीत परिस्थितियां हैं, और विपरीत परिस्थिति में ही सही डॉक्टर का नाम याद आता है। आज की जो परिस्थिति है, उसमें ऐसे ही डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट होना, जिन्होंने पूरी निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, अपनी कुर्बानी दी इतनी छोटी उम्र में। साथियों, बिरसावाद को समझने के लिए काफी समय लगता है। इस पर हम लोग जो विश्लेषण करते हैं, उस पर बहुत काफी समय लगता है। लेकिन मैं जाते जाते आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जब लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ, तो ब्रिटिश एम्पायर ने पास किया, ब्रिटेन में पास हुआ। उस वक्त ब्रिटिशों की 17 देशों में सत्ता थी, 17 देशों में सत्ता थी। बिरसा मुंडा का संघर्ष भारत में हुआ, और इतना तीव्र संघर्ष हुआ, इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ कि अंग्रेज
मानने के लिए तैयार हो गए, उनको मजबूर होना पड़ा, उनको विशेष अधिकारों की घोषणा करना पड़ा, आदिवासी क्षेत्रों को बाकी लोगों से आजाद करना पड़ा। वो एक्ट बोलता है, ऐसे एक्ट कभी आपने देखे क्या कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। पूर्ण मुक्ति है इसमें, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है अंग्रेजों ने। तो ये जो एक्ट बना, इसका फायदा 17 देशों के आदिवासियों को भी हुआ उस समय। तो ये बात बताती है कि बिरसा मुंडा केवल राष्ट्रीय नेता नहीं, आदिवासियों के अंतरराष्ट्रीय नेता भी है। ये बात को समझने की जरूरत है, इसको इस एंगल से भी देखने की जरूरत है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में बिरसा मुंडा को एक मॉडल माना गया, इंटरनेशनल मॉडल मान रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ लैंड, जमीन की भाषा का जो उनको वो मिला है, उपाधि मिली है, बिरसा मुंडा के संघर्ष को लैंग्वेज ऑफ लैंड बोला गया है। जमीन की भाषा, जल जमीन जंगल की भाषा, उस संघर्ष को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जो तैयारी हमारी कर रही है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि जो भारतीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी है, उनका एक दबाव खड़ा हो, ताकि भारत के आदिवासी प्रोटेक्ट रहे। भारत में 15% आदिवासी, आज दलित भाई आदिवासी को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि वो आदिवासियों का वंशज है। ओबीसी भाई आदिवासियों को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये मालूम है बावजूद कि वो आदिवासियों का वंशज है। मराठा भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आदिवासियों का वंशज है। मुस्लिम भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सिख भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रिश्चियन भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आदिवासियों का वंशज है। जिस दिन ये चीज वो समझ जाएगा, तो ये जो आंदोलन है ये व्यापक हो जाएगा। ये 15% लोगों का आंदोलन नहीं होगा, ये 85% लोगों से ज्यादा लोगों का आंदोलन होगा। और इससे उच्च वर्णीय भाई भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि उनको जब मानवता दिखेगी, क्योंकि किसी भी आंदोलन का अंतिम रिजल्ट मानवता होना चाहिए। वहां कोई आदमी वंचित नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा को जो संघर्ष था, वहां पे किसी उच्च वर्णीय के प्रति भी द्वेष नहीं है। उसका आखिरी रिजल्ट भी मानवता ही है। जैसे किसी एक चीज को रखना और दूसरे लोग उससे वंचित हो जाना, किसी एक सेक्टर को वो चीज मिलती है और दूसरे लोग उसी बात से वंचित होते हैं, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा का संघर्ष ये सर्वसमाहित, सभी समाज को समाहित करने वाला संघर्ष रहा है। और आदिवासियों की विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सभी को न्याय मिलता है, सभी को समानता है, सभी के बारे में विचार करते हैं। यहाँ तक के चींटी और प्राणियों के बारे में भी आदिवासी संस्कृति में विचार होता है। आप उस संस्कृति के वारिस हो। आज पूरे विश्व को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग में, तो आदिवासी विचारधारा ही बचा सकती है। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला, उस वक्त बोला। उनकी दूरदृष्टि देखो कि हमारी संस्कृति केवल हमारे मानव समाज को ही नहीं बचाएगी, प्रकृति को भी बचाएगी और प्रकृति में रहने वाले जीवों को भी बचाएगी। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला है। उनकी सोच तो देखिए आप। और बिरसा मुंडा की मौत ये देश का सबसे बड़ा एनकाउंटर है। ये एक ऐसी मौत है जिसको सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया, और ये प्लान करने में इसी देश के लोगों का हाथ है, जमींदारों का हाथ है, उच्च वर्णीयों का हाथ। और जबरदस्ती में लिख दिए कि भैया ये आदिवासी आदमी था, उसने ये बता दिया, फलाना उसने मुखबिरी कर दिया। केवल ये मुखबिरी जैसी छोटे बात का इससे संबंध नहीं है। अगर जब आप स्टडी करते हैं बिरसा मुंडा के संघर्ष का, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। साथियों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये बिरसा मुंडा की बेसिक सोच थी। और इस देश में 15% लोगों की 65% जमीन पर क्लेम बन रहा था।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इस बात को भांप लिया गया था और एक इस देश में धार्मिक सांप्रदायिक सोच निर्माण हुई और उन्होंने इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया। अगर इसका सांस्कृतिक बंटवारा होता, इस देश का सांस्कृतिक के आधार पर देश में अधिकारों का आवंटन होता, तो आप मालिक ही रहते। जब जब आदिवासियों की संस्कृति खत्म हुई है, तब तब यहां पर धर्म की स्थापनाएं हुई। आदिवासियों की संस्कृति किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। ये पूर्ण मानवतावादी है, पूर्ण प्रकृतिवादी है और उस मानवतावादी प्रकृतिवादी सोच को लेकर ही बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष को शुरू किया। आज के दिन मैं आप तमाम लोगों को विनती करता हूं कि आप आपके आंदोलन की समीक्षा कीजिए, जो आपकी पहचान से जुड़ा है, जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई वर्तमान परिस्थिति में आदिवासियों की अस्मिता अस्तित्व के लिए संघर्ष ये विषय रखा गया है, लेकिन इसी विषय को डेप्थ में ले जाने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए बिरसा मुंडा जी के संघर्ष और उनकी विचारधारा और उस पर होने वाले वर्तमान में जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसको समझना पहले जरूरी है। किसी भी यात्रा को शुरू करने के पहले खतरों को भांपना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस, सेफगार्ड। लड़ाई के मैदान में तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है ढाल। आपका बचना बहुत जरूरी है अगर आप लड़ना चाहते हो, और आपके बचने से ही आपके संघर्ष को गति मिलेगी। आपके बचकर ही आप लड़ाई लड़ सकते हो। इसलिए अपने आप को बचाते हुए, अपनी पहचान को बचाते हुए, अपने सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को बचाते हुए, अपने अधिकारों को बचाते हुए, अपने समाज को बचाते हुए, आने वाली जनरेशन को बचाते हुए कौन सी सोच सुनियोजित तरीके से अपने को मंजिल तक पहुंचा सकती है, उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। और ये वही सोच हो सकती है, उन्हीं लोगों की सोच हो सकती है जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी नहीं किए, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व, अपनी जीवन पूरे समाज के लिए और देश के लिए निछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष ही हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। और आज के दिन, आज के समय हमको इसी प्रेरणा की जब हम बात करते हैं, इसी परिस्थिति की जब बात करते हैं, तो महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ये हमारा फर्ज बन जाता है। उनको क्रांतिकारी अभिवादन पूरे मूवमेंट की तरफ से मैं दे रहा हूं। साथियों, बिरसा मुंडा शहीद दिन पर बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, आदिवासी विचार मंच की तरफ से एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग फेसबुक लाइव की, और ये सीरीज कंप्लीट बिरसावाद पे रहेगी। आज के दिन ये थोड़ा लेट शुरू हुआ, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाया। मैं खुद हॉस्पिटलाइज होके आया और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बाकी सब चीजों को थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन पूरे कैडर्स, पूरे कार्यकर्ताओं को और संगठन के और मिशन के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बाकी हमारे समाज के बाकी गतिविधि करने वाले लोगों से जरूर मेरी हाथ जोड़ के विनती, अपील है कि आज के दिन हम सब लोग मिल के संकल्प ले कि अब बिरसा मुंडा जी की जो विचारधारा है, उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक मिशन है, जो उनका परिवर्तनवादी मिशन है, जो उनका क्रांतिकारी रास्ता है, उसी रास्ते को हम आगे बढ़ाए। पूरे देश की गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान, बाकी लोगों को इस विचारधारा से परिचय कराए और हमारे आदिवासी स्वतंत्रता के जितने सेनानी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी है, उनकी जो विचारधारा है, उनको इस देश में राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का जो हमारा काम है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। ऐसा संकल्प हमने करना है और इस मिशन को खड़ा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलाना है। उसके लिए अपना समय, अपना तन, मन, धन, अपनी बुद्धि
अपना टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, आपके घर में आके कोई बोलेगा नहीं आपको, और आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है अगर मिशन में काम करना है। आप शुरू कीजिए, एक नेटवर्क खड़ा कर लीजिए। मैं बार बार नेटवर्क पे इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि ये मिशन फैल तो जा रहा है,